आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे श्वसन तंत्र के बारे में और उससे जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट भी आपके साथ साझा करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए अहम साबित होगा। और साथ ही क्वेश्चंस को एमसीक्यूज के माध्यम से देखेंगे और उसके जो एक्सप्लेनेशन होंगे उसकी भी बात करते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, नाक का मुख्य कार्य क्या है? तो जो नाक होती है वह हवा को शुद्ध करता है। हवा को शुद्ध करने के साथ साथ वह नम और गर्म भी करता है, क्योंकि नाक में बाल और श्लेष्मा होते हैं। इसी के माध्यम से हवा को शुद्ध और गर्म किया जाता है, जिससे कि जो वायुमंडल से यानी जो हम लोग सांस लेते हैं उनसे जो धूल कण आते हैं उनको रोका जा सके, जिससे हमारा श्वसन को सुरक्षित बनाया जा सके। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हवा को शुद्ध करना। अब बात करेंगे हम लोग कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें कुछ प्रक्रिया होती है। जैसे सांस फेफड़े में जाता है तो एक फेफड़ा और जो पेट है उन दोनों के बीच में एक डायफ्राम होता है। तो क्वेश्चन इससे भी रिलेटेड आपसे पूछे जाते हैं कि जब हम सांस अंदर लेते हैं तो डायफ्राम ऊपर चला जाता है या नीचे चला जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसके भी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देते हैं कि जब हम लोग सांस अंदर की तरफ लेते हैं तो डायफ्राम जो होता है वो सिकुड़ जाता है और नीचे की ओर चला जाता है, जिससे जो आपका फेफड़ा है उसको जगह मिलती है और फेफड़ा फैलता है और हवा अंदर की तरफ आ जाती है। और दूसरा पॉइंट है कि जब हम सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम ढीला हो जाता है यानी रिलैक्स हो जाता है और वह ऊपर की ओर उठता है और छाती की जगह यानी कि जो लंग्स है, फेफड़ा है, उसमें जगह कम हो जाती है और फेफड़े सिकुड़ जाते हैं, जिससे हवा बाहर की तरफ निकल जाती है। तो ये दोनों पॉइंट काफी इम्पोर्टेंट है। यानी जब हम सांस लेते हैं तो जो डायफ्राम है वह नीचे की तरफ चला आता है और जब सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम ऊपर की तरफ चला जाता है, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है। और साथ ही इनसे जो नीचे जब सांस लेते हैं तो जैसे मान लीजिए आप इसको एक बलून की तरह समझिए कि जब कोई गुब्बारा होता है, अगर उसमें सांस यानी हवा भरी जाती है तो गुब्बारा क्या होता है, फूल जाता है। यानी इसी प्रकार फेफड़ा जो है फैल जाता है या फूल जाता है और डायफ्राम नीचे चला जाता है। और जब हम हवा छोड़ते हैं तो जो बलून्स होता है गुब्बारा वो आपका पिचक जाता है, जिससे हवा बाहर निकल जाती है और फेफड़ा ऊपर की तरफ उठ जाता है। तो यह काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो अगला क्वेश्चन है, श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? यानी कि जब हम लोग श्वसन करते हैं तो उनसे बनने वाला अंतिम उत्पाद क्या है? यह जब श्वसन की जाती है तो उसके साथ में कई सारे गैसेस हमारे लंग्स तक पहुंचती हैं, लेकिन उन सभी गैसों का हमारा बॉडी यूज नहीं करता है, हमारा शरीर यूज नहीं करता है। उसमें बस यूज किया जाता है ऑक्सीजन का, O2 का। O2 करता क्या है, यह हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और ब्लड के माध्यम से हमारे बॉडी के छोटे छोटे सेल्स तक पहुंचता है। वहां पे रिएक्शन होता है। जब हम ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है ग्लूकोज के साथ, जब ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है C6H12O6 के साथ जब रिएक्शन होता है तो उससे आपको मिलती क्या है, उससे CO2 और H2O मिलती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलता है। तो इसका जो अंतिम उत्पाद है श्वसन का, वह आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि CO2 और H2O मिलता है। और जो CO2 है वह फिर ब्लड में डिजॉल्व हो जाती है और फिर इम्प्योर ब्लड के साथ धीरे धीरे हमारे लंग्स तक आती है, फिर CO2 बाहर की तरफ निकल जाती है और इस प्रोसेस में हमें ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। तभी हमारा बॉडी किसी भी प्रकार के वर्क को कंप्लीट करता है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन की प्रक्रिया को नियंत्रित कौन करता है? तो श्वसन की प्रक्रिया को नियंत्रित
मस्तिष्क करता है। मस्तिष्क के कई पार्ट होते हैं, उसमें एक पार्ट आपका है मेडुला ऑब्लांगेटा। यही श्वसन की प्रक्रिया को कंट्रोल करता है, जो श्वसन दर को नियंत्रित करता है और CO2 के स्तर को प्रभावित करता है। यह स्वतः नियंत्रित प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन की प्रक्रिया में कौन सा अंग मुख्य होता है? तो श्वसन की प्रक्रिया का जो मुख्य अंग है वो फेफड़ा होता है, यानी लीवर होता है, जो गैसों का आदान प्रदान करता है और ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है यहीं पे खून में, रक्त में, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकल जाती है। अगला क्वेश्चन है, ब्रोंकस किसके द्वारा विभाजित होता है? तो जो ब्रोंकस होता है वह ब्रोकियोल के द्वारा विभाजित होता है। ब्रोंकस छोटे छोटे नलिकाओं में बंटता है, इन्हें ब्रोकियोल कहते हैं। ये एल्वियोलाई तक जाते हैं और गैस का विनिमय कर वायु तक पहुंचाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एल्वियोलाई की दीवार कैसी होती है? तो जो इसकी दीवार होती है वो पतली होती है। इसका रीजन ये है कि ये आपके फिगर में यहाँ पे दिया गया है। इसकी दीवार पतली होती है क्योंकि यहीं से डिफ्यूजन के माध्यम से जो आपके ऑक्सीजन होते हैं वो ब्लड में डिसॉल्व होते हैं। यह मिलता कहाँ है? यह मिलता है आपके लंग्स, फेफड़े में मिलता है, और यहीं से ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है ब्लड में। और किस प्रोसेस से? डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन एक प्रोसेस होता है जिसमें आपकी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ गैसें प्रवाहित होती हैं। यानी जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, अगर किसी स्थान पे ज़्यादा मात्रा में है, तो अगर गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं तो वह इधर से, और छोटे जहाँ पे कम गैस की मात्रा है उधर की तरफ ट्रांसफर होते हैं। इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहा जाता है, विसरण कहा जाता है। और फिर इसके बाद ये ब्लड के संपर्क में आते हैं और इनका जो होता है क्षेत्रफल, यानी वह सतही क्षेत्रफल अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया से ऑक्सीजन रक्त में प्रवेश करती है? तो यह आपका विसरण है, यानी डिफ्यूजन है। और इसके विपरीत ब्लड से CO2 किस प्रक्रिया से बाहर निकलती है? तो वही विसरण के माध्यम से CO2 भी बाहर निकलती है और O2 ब्लड में डिसॉल्व हो जाती है। और विसरण होता क्या है? उच्च से निम्न सांद्रता की ओर इसकी गति होती है। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हम इसके कॉन्सेप्ट की बात किए थे। और इसके लिए शरीर को किसी भी प्रकार की एनर्जी खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसमें किसी भी प्रकार की एनर्जी नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन है, फेफड़ों को ढकने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? तो जो फेफड़ों की ढकने वाली झिल्ली होती है उसे प्लूरा कहा जाता है। यह दोहरी झिल्ली होती है जो फेफड़ों की सुरक्षा करती है, क्योंकि जो भी उसके आसपास के आर्गन्स होते हैं उनसे घर्षण को कम करती है। और यह तरल से भरी होती है, तरल पदार्थ से जो प्लूरा झिल्ली होती है यह आपकी भरी होती है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन का कौन सा भाग वायु को फेफड़ों तक पहुंचाता है? तो इसमें देखेंगे कि जो श्वसन का जो भाग है यहाँ पे, यह आपका ट्रैकिया है। यह ट्रैकिया है और यही इसी के जो छोटे छोटे पार्ट में ऐसे ऐसे विभाजित होता है, इसे ब्रोंकस कहते हैं। यही वायु को यहाँ फेफड़ों तक लाता है और यह फेफड़ों तक लाता है और फिर आगे गैस विनिमय तक, हवा तक पहुंचाता है। यानी यही ब्रोंकस आपका, जब हम सांस लेते हैं नाक से, फिर इसी ब्रोंकस के माध्यम से, जिसे पूरा अगर पूरे पार्ट की बात करें तो उसे ट्रैकिया कहते हैं, और वही धीरे धीरे आपके फेफड़ों तक हवा को पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है, यानी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। जब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का रिएक्शन होता है तो एक नया पदार्थ बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और यह शरीर के अलग अलग सेल्स, टिश्यूज तक पहुंचाता है O2 को, और CO2 को भी आंशिक रूप से लेकर वापस आता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रेकिया को और किस नाम से जाना जाता है? तो ट्रेकिया एक तरह का पाइप है, विंड पाइप है, क्योंकि यह हवा को
नाक से होते हुए कहाँ तक लाता है, लंग्स तक लाता है। तो यह भी आपका एक विंड पाइप है और यह सी आकार की उपास्थि का होता है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे ऐसे उपास्थि बने होते हैं ट्रेकिया में, और नाक से फेफड़ों तक यह हवा को लेकर आता है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन में CO2 कहाँ बनती है? तो जो श्वसन की प्रक्रिया होती है उसमें CO2 सेल्स यानी कोशिकाओं में बनती है, क्योंकि वहीं पे आपका रिएक्शन होता है ऑक्सीजन का और ग्लूकोज का, जिसके द्वारा CO2 गैस रिलीज होती है और यह रक्त के साथ फेफड़ों तक पहुंच जाती है, यानी रक्त में डिसॉल्व होती है। जब रक्त में CO2 गैस डिसॉल्व हो जाती है तो वो आपका इम्प्योर ब्लड कहा जाता है, अशुद्ध रुधिर उसी को कहते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, लैरिंग्स का दूसरा नाम क्या है? तो जो लैरिंग्स होता है उसका दूसरा नाम आपको वॉइस बॉक्स है। लैरिंग्स का दूसरा नाम वॉइस बॉक्स है। यह ध्वनि को उत्पन्न करता है। इसमें वोकल कॉर्ड होते हैं। यह श्वसन और बोलने दोनों के लिए सहायता प्रदान करता है। यह गले में स्थित होता है, यानी आपके बॉडी के जो गला वाला पार्ट है वहां पे आपका लैरिंग्स स्थित होता है। यह सांस लेने और बोलने में दोनों के लिए सहायता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, मानव का श्वसन दर सामान्यतः कितना होता है? तो मानव का अगर स्वस्थ आदमी है तो उसका श्वसन दर सामान्यतः 12 से 18 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। यह आराम की स्थिति में मापी गई है और उम्र और गतिविधि, यानी जैसे आपकी उम्र घटती या बढ़ती है उसके अकॉर्डिंग यह श्वसन दर आपका बदलता रहता है। यह स्वास्थ्य का संकेतक है, यानी जिसका श्वसन दर 12 से 18 है उसको आप स्वस्थ मान सकते हैं। अब इसको मापते कैसे हैं? तो एक उपकरण है, उसका नाम है स्पाइरोमीटर, के द्वारा श्वसन का दर को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नाक का मुख्य कार्य क्या है? तो जो नाक होता है उसका मुख्य कार्य है हवा को शुद्ध करना, क्योंकि नाक में बाल और श्लेष्मा होते हैं जो धूल कणों को रोकते हैं, साथ ही हवा को नम और गर्म बनाते हैं, जिससे आपका श्वसन सुरक्षित होता है। अब नाक की बात कर लेते हैं। तो नाक में दो बोन्स पाए जाते हैं, दो हड्डियां पाई जाती हैं, वो भी ऊपरी भाग में, ऊपर की तरह दो हड्डियां पाई जाती हैं। जो नाक की शुरुआत होती है वह चेहरे के नोस्ट्रिल से होती है, और जब नाक की जो खत्म होता है वो पीछे यानी नाक पीछे यानी गले के ऊपरी भाग में खुलती है, जिसे नैसोफेरिक्स कहा जाता है, पीछे जाकर खुलती है। और बीच का भाग नेजल कैविटी कहा जाता है, जिसे नाक गुहा कहते हैं, जहां पर हवा साफ और गर्म और नम होती है। नेजल कैविटी में हवा को साफ, गर्म और नम किया जाता है ताकि आपके श्वसन को सुरक्षित किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो श्वसन होता है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो आपके भोजन है के द्वारा जो हमें कार्बोहाइड्रेट, फैट हमारे छोटी छोटी कोशिकाओं तक पहुंचते हैं, उनसे आपका एनर्जी को रिलीज करना, यानी ऊर्जा उत्पादन करना। यह ऊर्जा हमें एटीपी के फॉर्म में मिलती है जब कोशिकाओं में ग्लूकोज और का ऑक्सीकरण होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, तब हमें एनर्जी के साथ में CO2 और जल मिलता है। यह जीवन क्रियाओं के लिए आवश्यक है। श्वसन की बात करें तो श्वसन दो प्रकार का होता है। एक आपका ऑक्सी श्वसन होता है जहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, एक आपका अनाक्सी श्वसन होता है जहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है, यानी अब्सेंट होता है। अगर इसकी बात करें तो यह जो आपका ऑक्सी श्वसन है यह अधिक मात्रा में ऊर्जा देता है, लगभग 38 ATP एक अणु यानी एक मॉलिक्यूल्स के रिएक्शन से हमें मिलता है। लेकिन जो अनाऑक्सी श्वसन होता है वह ऊर्जा को कम मात्रा यानी 2 ATP के रूप में ऊर्जा को निर्मुक्त करता है, निकालता है। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यह ऑक्सीजन के
अनुपस्थिति में होता है अनाक्षी श्वसन। इसका अंतिम उत्पाद बनता है CO2 और H2O आक्षी श्वसन का, लेकिन अनाक्षी श्वसन का जो अंतिम उत्पाद है वह एथेनॉल और CO2 बनता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन है फेफड़े में कितने लोब होते हैं। तो फेफड़े में ओवरऑल की बात करें तो उसमें 5 लोब होते हैं। आपका राइट की तरफ 3 लोब होते हैं और लेफ्ट की तरफ 2 लोब होते हैं। तो आप इसे राइट को 3 लोब होते हैं, जो आपका फेफड़ा का राइट साइड होता है इसमें 3 लोब होते हैं, जो लेफ्ट साइड होता है यहाँ पे 2 लोब्स होते हैं। और टोटल की बात करें तो इसमें कुल मिला के 5 लोब्स होते हैं। इनकी संरचना असमान होती है, यानी जो राइट वाला लंग्स का साइज होता है ये बड़ा होता है और लेफ्ट वाले लंग्स का जो साइज होता है यह इसके अकॉर्डिंग यानी राइट वाले के अकॉर्डिंग छोटा होता है। रीजन इसका यह है कि इसी तरफ आपका हार्ट स्थित होता है। और जो बायां फेफड़ा छोटा होता है क्योंकि दिल इसी की जगह छोड़ता है, यानी इसी की तरफ हार्ट भी स्थित होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।